हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल GUPSC में। मैं गजेंद्र आज आपके लिए क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है वायु। तो हम शुरू करते हैं कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी पर चादर से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। आगे देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। जब कारखानों और कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, इसका यानी कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, यानी ध्रुवों पर जो बर्फ है वो पिघलती है, जिससे के परिणाम स्वरूप समुद्र का जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे व पशु लुप्त हो सकते हैं। अब देखेंगे वायुमंडल का संगठन। देखेंगे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन की मात्रा 0.93% है, और अन्य गैस है 0.04% है। तो जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा और कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। मनुष्य तथा पशु सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य और पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यानी CO2 की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला और खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। ये वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। यहाँ पर देखेंगे जब वायु गर्म होती है तो फैलती है
और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। ये हो गया वायु चक्र की बात। अब आगे देखें, अगला पॉइंट है वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना वायुमंडल की 5 परतें हैं। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं क्षोमंडल की। क्षोमंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। सभी मौसमी घटनाएं इस मंडल में होती है, जैसे वर्षा, कोहरा और ओलावर्षण। उसके बाद देखेंगे समताप मंडल इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में है। इस परत में, इस वायुमंडलीय परत में हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श स्थिति पाई जाती है तथा ओजोन परत भी इसी परत में उपस्थित है। उसके बाद आता है मध्यम मंडल। इसकी औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। उसके बाद आता है बाह्य वायुमंडल। बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयनमंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। यह परत रेडियो संचार के लिए उत्तरदायी है। अब बात करते हैं वायुमंडल। इस परत में हल्की गैसें जैसे हीलियम तथा हाइड्रोजन पाए जाते हैं। उसके बाद करते हैं मौसम एवं जलवायु। जब पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का 2 अरबवां भाग, केवल 2 अरबवां भाग ये प्राप्त करती है। यहाँ पर ये 1 0 कम है, इसको 2 अरबवां लिख सकते हैं आप, इकाई दहाई सैकड़ा करके 2 अरबवां भाग प्राप्त करती है। इसके बाद देखेंगे आतपन क्या होता है। आतपन देखेंगे, आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, यानी जो पृथ्वी प्राप्त करती है, आतपन कहलाती है। आतपन सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। यही कारण है कि ध्रुवों पर सदैव बर्फ जमी रहती है। ये देखिए, यहाँ पर ध्रुवों पर सदैव बर्फ जमी रहती है। और देखिए, तापमान का मात्रक मापन इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, एंडर्स सेल्सियस ने। और अब यहाँ पर आप जानते हैं कि जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। पवन, आगे देखें पवन के क्या कार्य हैं। वायुदाब, यहाँ पर देखेंगे हम वायुदाब क्या होता है। वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से एक समान लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब तेजी से नीचे गिरता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। अब यहाँ पर देखेंगे चांद पर या चंद्रमा पर वायु नहीं है, अतः वहाँ वायुदाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे
इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण रक्तस्राव फट सकती हैं, उनकी रक्तस्राव फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकते हैं। ठीक है ना। इससे आप बता सकते हो किसी के लिए कि क्या कारण है कि वो स्पेस सूट पहनते हैं। ठीक है ना, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो स्पेस सूट क्यों पहनते हैं। उसके बाद बात करेंगे पवन। पवन के बारे में बात करेंगे। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार हैं, 3 प्रकार की है, मुख्यतः 3 प्रकार की है। तो यहाँ पर देखेंगे 3 प्रकार कौन से हैं। स्थायी पवन है, मौसमी पवन है और स्थानीय पवन है। स्थायी पवन है, मौसमी पवन है और स्थानीय पवन है, 3 प्रकार के हैं। देखिए स्थानीय पवन है या स्थायी पवन है। पहले देखिए व्यापारिक, पश्चिमी और पूर्वी पवन है। स्थायी पवन है, ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। ठीक है। उसके बाद बात है मौसमी पवन है। ये पवन है विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवन है। स्थानीय पवन है, ये पवन है किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर तथा लू। अब देखा और लू को, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा ये है कि जो पवन के का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी या पछुआ कहते हैं, पछुआ पवन कहते हैं। ठीक है ना। पवन का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है ये देख सकते हैं आप। उच्च दाब पेटियां, मतलब प्रमुख दाब वायुदाब पेटियां। यहाँ पर देखें प्रमुख वायुदाब पेटियां, प्रमुख वायुदाब पेटियां। उच्च दाब पेटियां ध्रुवों पर उच्च दाब पेटियां हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर। उसके बाद आती है अधोध्रुवित निम्न दाब पेटियां। अधोध्रुवित निम्न दाब पेटियां, ये दोनों अधोध्रुवित निम्न दाब पेटियां। उसके बाद आती है उपोष्ण उच्च दाब पेटियां, उपोष्ण उच्च दाब पेटियां। उसके बाद आती है भूमध्य निम्न दाब पेटियां। उच्च दाब पेटी और अधोध्रुवित निम्न दाब पेटी के बीच में चलने वाली पवनों को ध्रुवीय पूर्वी पवन कहते हैं। और अधोध्रुवित निम्न दाब पेटी तथा उपोष्ण उच्च दाब पेटी के बीच में चलने वाली पवनों को सनातन पछुआ पवन कहते हैं। उपोष्ण उच्च दाब पेटी तथा भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी के बीच चलने वाली पवनों को उत्तरी या दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें, उत्तरी या दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें कहते हैं। आगे देखेंगे चक्रवात, प्राकृतिक आवेश। चक्रवात 17 से 18 अक्टूबर 1999 में को ओडिशा में बंगाल की खाड़ी, उड़ीसा के 5 राज्यों में या 5 उड़ीसा राज्य के 5 जिलों में बंगाल की खाड़ी से चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया, जिसके आते समय 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाली पवनें लगातार 36 घंटों तक से ज़्यादा समय तक चली। इन पवनों के वेग के कारण इन्होंने पेड़ों को उखाड़ दिया, कच्चे घरों को नष्ट कर दिया, अनेक औद्योगिक भवनों और अन्य घरों की छतें भी उखाड़ दी। विद्युत आपूर्ति, टेलीफोन लाइनें पूरी तरह कट गईं। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण ओडिशा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगें स्तर पर 20 मीटर तक आ गईं और अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगें आ गईं, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल नष्ट हो गई। और 25 अक्टूबर
1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट इस जो मातक चक्रवात आया था उसके आने का कारण क्या था। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाव के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ। अवदाव के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ। धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा। गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया। 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे उड़ीसा के इरेसामा और बालीकुड़ा के बीच के क्षेत्र में को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इसके फलस्वरूप 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य उपजाऊ भूमि भी अनुपजाऊ हो गई। साल, सागवान, बांस के बागान वाले विशाल भू क्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप और कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त हो गए। उसके बाद देखेंगे आर्द्रता। देखेंगे। अब देखेंगे आर्द्रता। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है और एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता है। हम असहज महसूस करते हैं, यानी जो उमस वाली स्थिति होती है, जैसा कि जो वर्षा ऋतु होती है उसमें होता है, नहीं सूखते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है तथा जलवाष्प संघनित होकर जल की बूंद बनाता है। इन जल की बूंदों का एक समूह जब जल समूह बन जाता है, जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सकें, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। अब देखेंगे आकाश में जो हवाई जहाज उड़ते हैं वो सफ़ेद पथ क्यों दिखाई देता है, उनके पीछे दिखाई देने वाला सफ़ेद पथ का कारण क्या है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इसका कारण यह है कि इसके इंजन से निकलने वाली नमी संघनित हो जाती है और वायु के गतिमान ना होने के कारण स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों में पेड़ काटे जाते हैं तब वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे की ओर बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। यहाँ पर देखेंगे संवहनी वर्षा में क्या होता है, गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है इस प्रकार से, ठीक है, और वर्षा होती है, उसे संवहनी वर्षा कहते हैं। और पर्वतीय वर्षा वो होती है जो पर्वतीय प्रदेशों में होती है तथा जो जल है वो पर्वतों से नीचे की ओर आ जाता है, यहाँ पर ऐसे इकट्ठा हो जाता है, तथा जो वायु है वो पर्वतों के अनुदिश चलती है ऊपर की ओर इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा में क्या होता है, चक्रवाती वर्षा में गर्म वायु ऊपर की ओर चलती है इस प्रकार से, तो ठंडी वायु जो है वो पृथ्वी के समानांतर चलती है इस प्रकार से, तो उसे चक्रवाती वर्षा बोलते हैं। तो एक और चीज़ थी जो मैं भूल गया था, यहाँ पर ये जो चित्र है, यहाँ पर जो वायुमंडल की परतों का ये चित्र है, इससे आप बना लेना, इससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। यहाँ पर 1 किलोमीटर में दर्शाई गई है इसकी ऊंचाई वायुमंडल की।
हैं। यहाँ पर लिख सकते हो आप, यहाँ पर हीलियम और वो होती हैं, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम रहती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस यहाँ पर होती हैं। मंडल ये सभी लिख सकते हो आप। थैंक यू, यहाँ तक आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। धन्यवाद।